नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके विरोधी सफेद झूठ बोलते हैं? राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कुछ कहा उसका जवाब आज अमेरिका से ही आ गया। 21 जून से 24 जून के बीच मोदी अमेरिका में स्टेट विजिट पर होंगे, बाइडेन के खास मेहमान होंगे। 22 जून को अमेरिकी संसद की जॉइंट मीटिंग को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी को सीधे अमेरिका में जवाब देंगे। विपक्ष के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ओवैसी, ये सारे बड़े नाम बार बार कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जबकि अमेरिका कह रहा है भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। दिल्ली जाकर देखो, हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र जिंदाबाद है। क्या हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होता? क्या चुनाव सिर्फ नाम का होता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग क्या सफेद झूठ नहीं बोल रहे? ऐसे लोगों का कवच क्या है? ऐसा कौन सा कवच है जो नरेंद्र मोदी के विरोधी कुछ भी बोलते हैं और हमेशा बच निकलते हैं? आज उसी कवच का पॉलिटिकल टेस्ट करते हैं। कवच पर मोदी के दुश्मनों का कपट, इसमें 24 वाला पॉलिटिकल स्टंट। राहुल गांधी का कवच क्या है? वो कौन सा कवच है जो राहुल को बचाता है? राहुल का फ्रंट कौन है? राहुल के पीछे कौन खड़ा है? कवच टॉप ट्रेंडिंग। क्या इसके पीछे है मोदी विरोधियों की कोई सेटिंग? मंगलवार को हैशटैग कवच पर 2 लाख से ज्यादा ट्वीट्स, 7 लाख से ज्यादा लोगों तक हैशटैग कवच की पोटेंशियल रीच। कौन ट्रेंड करा रहा है ये हैशटैग? कहां कहां से फैलाया जा रहा है एंटी मोदी सेंटीमेंट? तमिलनाडु में कवच पर 100% सर्च इंटरेस्ट, हिमाचल में 82%, बंगाल में 80%, कर्नाटक में 76%, पंजाब में 70%। राज्य कोई भी हो, इंटरनेट पर कवच को ढूंढने वालों का परसेंटेज 50+ ही है। कवच की आड़ में मोदी के दुश्मन छल कपट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मोदी के पोस्टर के साथ ये लिख रही है। कांग्रेस के नेता हेट मोदी क्रोनोलॉजी वाली स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं। तो क्या कवच वाली स्क्रिप्ट का डिक्टेशन विदेश में बैठे राहुल कर रहे हैं? और क्या आला कमान के इशारों पर ही ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर्स छप रहे हैं? क्या एक आपदा को मोदी के दुश्मनों ने अपने सियासी फायदे के तौर पर इस्तेमाल करने की सुपारी ले ली है? अखिलेश, ममता, केसीआर, तेजस्वी, केजरीवाल, मोदी के सारे दुश्मन इस वक्त भले ही अलग अलग हों, लेकिन मोदी पर टारगेटेड अटैक करने के लिए सबने अपने हाथ में कवच थाम रखा है। एक ट्रेन दुर्घटना के बाद कवच को किस तरह प्रधानमंत्री के खिलाफ कपट का हथियार बनाया गया, उसकी डिटेल आगे देंगे। पहले बात राहुल की करते हैं, जो कहते तो हैं कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। मैंने बोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। लेकिन राहुल के बयान की इधर सच्चाई है कि उन्होंने मोदी के खिलाफ नफरत की शॉपिंग मॉल खोल रखी है। राहुल अमेरिका में थे, मोदी की बुराइयां कर रहे थे। लंदन पहुंचे तो सेलिब्रिटी किड्स के साथ लंच करते दिखे। मगर राहुल के फॉरेन टूर के बीच देख लीजिए ओवरसीज कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भारत के पीएम के लिए कितनी असभ्य भाषा का प्रयोग हुआ। अलग अलग दुर्घटनाओं की आड़ में बेहद ही आपत्तिजनक एजेंडा फैलाया गया। और होना इसका ऑर्डर ऊपर से ही आया था। तभी तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कैमरे पर आकर कहना पड़ा, राहुल की मोहब्बत की दुकान का सोच बोलना पड़ा। जब जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है, जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हो। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हो और एक तरीके से विभाजन के
समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद करिए, लोग भूल जाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन बोलने वालों के साथ जेएनयू में कौन खड़ा हुआ था? कौन गया था दूसरे दिन? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दूसरे दिन कौन खड़ा था? ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है। और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये भूल जाते हैं, मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। वैक्सीन भारत की थी, सर्जिकल स्ट्राइक भारत के हित में किया गया था। तुम आर्मी से पूछ रहे थे, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। यह तुम्हारा रोल है, यह तुम्हारी राष्ट्रीयता है। दिस इज योर नेशनलिज्म। राहुल ने अमेरिका में बैठकर क्या क्या नहीं कहा। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है, मोदी ने सारी संस्थाओं को कब्जे में ले लिया है, भारत के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और जब राहुल के ऐसे ही आरोपों पर बीजेपी अटैकिंग लाइन ले लेती है तो कांग्रेस का इकोसिस्टम बौखला जाता है। राहुल विदेश में बैठकर माहौल बनाते हैं, उनकी पार्टी देश के भीतर मोदी पर हमलावर हो जाती है, राहुल की जय जयकार करने लगती है। 14 के बाद हम जो देख रहे हैं, नफरत ही नफरत है हिंदुस्तान में। हमको पता है कि विभाजन की राजनीति है। ऐसे बोल बच्चन के तरह बोलना मत और मुंह बंद करो। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और जहाँ तक कि राहुल जी की बात है, तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं और जहाँ जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ है क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कि इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता। अब राहुल का एक और वायरल बयान आपको दिखाते हैं जो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी जमाने में भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती थी और आज के भारत में चुनाव फ्री तो है लेकिन फेयर नहीं। Yesterday, that there used to be the phrase free and fair elections. And now I realize that there's a possibility of having a free election which is not a fair election. And I think that's where we're heading into. राहुल ये भूल रहे हैं कि इसी फेयर इलेक्शन की बदौलत कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली है, लेकिन चूंकि उन्हें मोदी को निशाने पर लेना है इसलिए बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। लोकतंत्र कांग्रेस के कारण ही कभी खतरे में आ सकता था, लेकिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुन करके उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। राहुल गांधी नफरत का मेगा मॉल शॉप चला रहे हैं। वो देश के गौरव को पचा नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। भारत के विरुद्ध जो कुछ देश हैं उनके एजेंडा को चला रहे हैं राहुल गांधी। चीन भारत में क्या प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करता है, और उससे मिला दीजिए राहुल गांधी इज ऑन सेम ट्रैक और अभी देश भी पहचानने लगा है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जिस अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर लेक्चर दे रहे थे, मोदी पर बेबुनियाद आरोपों की बौछार कर रहे थे, उसी अमेरिका ने राहुल के भारत विरोधी बयान की हवा निकाल दी। व्हाइट हाउस के इस प्रेस रिलीज में लिखे शब्दों पर गौर कीजिए। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। This administration at all concerned about the health of democracy in India?
India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. भारत के लोकतंत्र पर अमेरिका का ये बयान उस वक्त आया है जब इसी महीने प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। 22 जून को अमेरिकी संसद की जॉइंट मीटिंग को संबोधित करने वाले हैं। यानी एक तरफ राहुल हैं जो अमेरिका जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो न सिर्फ भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहा है बल्कि बेसब्री से मोदी के विजिट का इंतजार कर रहा है। देखिए, कई हमारे बीच में लोग हैं, कुछ विद्वान लोग, कुछ मिसगाइडेड लोग, जो हमेशा हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं उनकी निंदा करते हैं। एक व्यक्ति है, मैं आप नाम नहीं लूंगा पर आप समझ जाएंगे, कोई एक पत्रकार कोई स्पियोनाज में, स्पाइंग में उसके जाल में आ गया है, तो उसको वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस का इशू बना रहे हैं। अब कहाँ स्पियोनाज, स्पाइंग और कहाँ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। हमारी जो डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ी और रोबस्ट डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, पर अगर हम चाहें भी तो हम डेमोक्रेसी को एरोड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे, आप देखिए अब कितने नंबर्स में आप हैं, आप सवाल पूछेंगे और जो भी सत्ता में होगा उसका जवाब देना पड़ेगा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि राहुल जब जब विदेश जाते हैं मोदी के खिलाफ हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल का कवच बनकर उन्हें ही पीएम डिक्लेयर करने लगता है। अब आप भी सुनिए अमेरिका में राहुल के सामने मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा और कांग्रेस ने उसे सोशल मीडिया पर कैसे फैलाया। शायद ये आखिरी बार है कि आप राहुल जी को विपक्ष के नेता के हैसियत से देखोगे। अगले बार मेरे ख्याल में वो भारत सरकार के जानिब से यहां आएंगे। 2024 में राहुल पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि राहुल के साथ काम करने वालों ने यह जरूर तय कर दिया है कि हिंदुओं का एक बड़ा तबका 23 में ही राहुल से नाराज हो जाए। उन्हीं में से एक नाम इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा का है, जिन्होंने हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाला एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे बीजेपी ने अब एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। राहुल को ही हिंदू फोबिक बता दिया है। We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things, but everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. सैम पित्रोदा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो कांग्रेस के एनआरआई सेल के संपूर्ण विश्व का जो भारत से बाहर है कांग्रेस के प्रमुख हैं। राहुल गांधी की यात्रा का आयोजन वो कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों का संचालन वो कर रहे हैं, और राहुल गांधी की उपस्थिति में ये बयान देना कि समस्या तो बेरोजगारी की है, इन्फ्लेशन की है, महंगाई की है, और भारत के लोग राम को और हनुमान को पूजते, और इस मजाक को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि राम तो रोजगार नहीं दिला सकते। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की आज़ादी के बाद से ये परंपरा रही है, हिंदुओं का, हिंदू आस्थाओं का, हिंदू मूल्यों का विरोध करना और मुसलमानों का पीछा करना, उनको प्रमोट करना, ये भी कह देना कि भारत के सब प्राकृतिक संसाधनों पर उनका पहला हक है, ये कांग्रेस का रिवाज है। और मुझे इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि राहुल गांधी ने भी इसके बारे में कोई खंडन मंडन या स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लोकतंत्र खतरे में है वाले सियासी कवच के बहाने मोदी को घेरने की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मोदी विरोधी गुट तो आपदा में भी सियासी अवसर तलाश कर 3 दिन से प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा है। मॉल अगर कोई है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की नफरत फैला रखी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन है उन्होंने
जो फैला रखी है, ये सब नफ़रत का मॉल उनका है। हमारी तो छोटी सी मोहब्बत की दुकान है, जो अब धीरे धीरे उसके काफ़ी C&F एजेंट हमको मिलने लगे हैं। बालासोर ट्रेन हादसे की जांच करने सीबीआई की टीम जैसे ही स्पॉट पर पहुंचती है, मोदी के दुश्मन उनके ऊपर सियासी चढ़ाई शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के नेता हूं, ममता बनर्जी हूं, अखिलेश यादव हूं, तेजस्वी यादव हूं या केजरीवाल की पार्टी, सारे चेहरे एक साथ मोदी पर टूट पड़ते हैं। आपके रेल मंत्रालय की नाक के नीचे हिंदुस्तान का मुझे लगता है कई दशकों का सबसे बड़ा हादसा हुआ। 350 लोग बेकसूर मारे गए, 1100 लोग अस्पताल में जख्मी हैं और आप जांच खेल रहे हैं। ये सिर्फ लीपापोती है ताकि कुछ हफ्तों में लोग भूल जाएंगे। कौन याद करता है कि किस जांच के अंदर किसको जो है आपने दोषी किया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, रेलवे मंत्री की थी। रेलवे मंत्री जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से किनारा करके निकले हैं, इससे ये बात साफ हो गई कि जब जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में या कांग्रेस के समय में इस्तीफा मांगती थी, वो सब डबल स्टैंडर्ड्स थे। आज वो इस्तीफा देने के लिए क्यों पीछे हट रहे हैं, उनको देना चाहिए। और यहाँ भी प्रधानमंत्री पर हमले के लिए जिस शब्द को हथियार बनाया जाता है वो है कवच। 3 दिन से मोदी विरोधी गुट का टेप एक ही जगह अटका है, मोदी इस्तीफा दो, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दो। लेकिन अब हेट मोदी इकोसिस्टम ने हद कर दी है। हादसे की जांच सीबीआई को क्यों सौंपी, अब इसे क्वेश्चन किया जाने लगा है। और जब इससे मन नहीं भरा तो ये तक कहा गया कि मोदी सरकार ध्यान भटकाने के लिए नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आ रही है। कहां नैतिकता लेकर नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए सरकार को और इनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और कहां नई नई थ्योरी, एक इंद्रजाल रच दिया गया है। डेलिबरेट इंटरफेरेंस मतलब जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया, इसलिए ट्रेन डीरेल हो गई। जवाबदेही का जा नहीं है इस सरकार में। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है और सवाल आज यह है कि क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज वाकई में कुछ कर पाएंगी। साजिश रचने की बात कहते हैं, अरे साजिश थी तो उसी दौरान एक मालगाड़ी क्यों डीरेल हो गई। ये ध्यान भटका हुआ आंदोलन करना सरकार बिल्कुल छोड़ दे। ये तो कुछ भी नहीं, ये कांग्रेस का वही इकोसिस्टम है जो हादसे के बाद मोदी और रेल मंत्री के स्पॉट पर पहुंचने वाली तस्वीरों पर सियासत कर रहा था। ये आरोप लगा रहा था कि हादसे के बाद पीएम और रेल मंत्री वहां क्यों गए, क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने गए। और अगर आप इस वक्त कांग्रेस की टाइमलाइन पर जाएंगे तो भी आपको शब्दशाह वही पीआर वाला ट्वीट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस का ये एजेंडा पकड़ा गया, क्योंकि कल तक जो मोदी की इन तस्वीरों पर सवाल पूछ रहे थे, आज अचानक ये कहने लगे हैं कि मोदी और रेल मंत्री को तो वहां जाना ही चाहिए था। मंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ऐसा स्वांग रचा जाता है जैसे भगवान अवतरित हो गए हो। अरे उनका काम है, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, रेल मंत्री हैं। अगर वो जहां पर 300 लोगों की मौत हो गई करीब करीब, उस हादसे की जगह पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। ट्रेन हादसे पर मोदी पर हमले के लिए कवच को अखिलेश और तेजस्वी यादव ने भी नॉन स्टॉप इस्तेमाल किया। कवच को मोदी सरकार की कपट की संज्ञा अखिलेश ने ही दी और अब हर मोदी विरोधी नेता इसे अपने हथियार के तौर पर प्रकट कर रहा है। मोदी को टारगेट करने का मौका नहीं छोड़ रहा। हमने कोई नई बात नहीं कही। जो सरकार कह रही थी कि कवच लग जाने के बाद कभी भी सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं हो पाएगी, और सिक्योरिटी इतनी होगी कि अगर इंजन पास आ जाएगा, 2 ट्रेनें पास आ जाएंगी पीछे से, आगे से या कहीं से भी, तो सिग्नल मिल जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी। इंजन के माध्यम से जो सिक्योरिटी के और लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो ड्यूटी पे होंगे, उन्हें जानकारी हो जाएगी सिग्नल मिलने से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और सुनने में तो आता है कि जो सिस्टम लगाया था कवच का, वो कई बार डिफॉल्ट किया है। 24 घंटे 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने इसके लिए एक नया वॉर रूम तैयार किया है। एक नहीं, 2 वॉर रूम है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग, शायद आपको याद हो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वहां पर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। कल रात 200 मिनट तक मीटिंग चली। इसमें 3 लोग थे, गृहमंत्री अमित शाह,
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बीएल संतोष। 4 बड़े फैसले लिए गए। मुहर करीब करीब लग गई है, अब बस प्रधानमंत्री की मुहर लगना बाकी है। कुछ प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, कुछ नए इंचार्ज बनाए जाएंगे, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे और सबसे बड़ी खबर, कुछ मंत्री हटाए भी जाएंगे। यह सब इसलिए ताकि 24 से पहले टीम सेट हो जाए, तैयार हो जाए। बीजेपी अचानक इतनी तैयारी क्यों कर रही है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से 250 दिन पहले टीम बदल भी सकती है? विरोधियों ने बीजेपी की कौन सी कमजोर कड़ी ढूंढ ली है जिसकी काट के लिए बीजेपी दिन रात मेहनत कर रही है? देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम खुल गया। पहली मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। क्या शाह और नड्डा ने फॉर्मूला फाइनल कर दिया? बैक टू बैक 2 दिन की मैराथन मीटिंग। क्या नरेंद्र मोदी की इलेक्शन टीम रेडी हो गई? क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला शिंदे को बता दिया गया? शरद पवार की मराठा पॉलिटिक्स में शिवाजी छाए। भतीजे अजित पवार ने अलायंस पर नया क्या सोचा? मोदी रीजनल पार्टियों को मनाएंगे, एनडीए का कुनबा बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को क्या समझा कर भेजा? अशोक गहलोत ने मोदी मॉडल उड़ा लिया। सीधा 1140 रुपए से सिर्फ 500 रुपए कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लाभार्थी वोट खींचकर क्या जादूगर ने चुनाव फंसा दिया? 2 मिनट 12 सेकंड में पैसे ट्रांसफर। क्या अशोक गहलोत करा पाएंगे वोट ट्रांसफर? डेडलाइन करीब आ गई। क्या 11 जून को सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे? आरएसएस ने सर्वे कराया तो क्या कांग्रेस को भी बताया? मध्य प्रदेश का फाइनल नंबर क्या आया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना सर्वे दिखाया। बीजेपी को क्यों चिढ़ाया? बीजेपी 23 नहीं 24 की ओर देख रही है। मोदी की पार्टी ने ये वॉर रूम बनाया ही है 2024 के लिए। कल देर रात यहां बीजेपी के 3 बड़े नेता इकट्ठा हुए। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 2 घंटे तक बैठक की। आज ये तीनों नेता फिर इकट्ठा हुए। दूसरे दिन 11 अशोक रोड ऑफिस में बीजेपी की स्ट्रेटजी टीम के साथ मीटिंग हुई। बीजेपी नेताओं की बैठक में कुछ बातें तय हो गई हैं। 2024 जीतना है तो 2023 में पूरी ताकत के साथ लड़ना है। बीजेपी स्पेशलाइज्ड टीम बनाकर मैदान में उतरेगी। जल्द ही चुनाव प्रभारियों का ऐलान होगा। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देगी। कुछ बड़े राज्यों में बीजेपी के प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। 19 का चुनाव अगर नॉर्थ सेंट्रिक था तो 24 में मोदी साउथ सेंट्रिक चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस जहां से वापसी की उम्मीद लगा रही है, मोदी वहीं जाकर राहुल गांधी को चैलेंज करेंगे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की एमएनएस, पंजाब में सुखबीर बादल की शिरोमणि अकाली दल, आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और कर्नाटक में देवगौड़ा की जेडीएस, ऐसे कई क्षेत्रीय दल मोदी के रेडार पर हैं। आने वाले दिनों में एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से मिले तो उनको यही समझाकर भेजा कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों के खिलाफ नहीं है। एनडीए 25 साल पुराना गठबंधन है, जबकि यूपीए को अभी केवल 19 साल हुए।
बीजेपी 24 की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन अपोजिशन की पटना वाली मीटिंग टल गई है। विपक्षी एकता वाली खिचड़ी तैयार होने से पहले ही चूल्हे पर जल गई। राहुल गांधी जिस यूनाइटेड अपोजिशन के लीडर बनना चाहते हैं, चर्चा है कि उसे यूनाइटेड करने में सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी ही बन गए। 2024 में राहुल गांधी कम से कम 350 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 350 सीट अगर कांग्रेस के लिए निकाल दें तो केवल 193 सीट बचती है। कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष की 20 पार्टियां इन्हीं 193 सीटों पर एडजस्ट हो जाए। राहुल गांधी एंटी मोदी मोर्चा में अपर हैंड चाहते हैं। कांग्रेस कहती है कि वो नेशनल पार्टी है, इसलिए राहुल ही एंटी मोदी कैंप को लीड करे। अपोजिशन कैंप में लीडरशिप का इश्यू पहले दिन से था, लेकिन सीटों के बंटवारे का पेच फंसा तो नीतीश कुमार की विपक्षी एकता वाली ट्रेन डिरेल हो गई। नीतीश कुमार ने अगली मीटिंग बुलाने से पहले शर्त ठोक दी है, अगर आना है तो पार्टी के अध्यक्ष ही पटना आए, वरना मत आए। अपोजिशन कैंप में नेता कौन के सवाल पर पेंच फंस गया दिखता है। 22 जून या 25 जून की मीटिंग भी अभी कंफर्म नहीं है। 2019 में जिस तरह विरोधी बढ़ गए और मोदी जीत गए, वही कहानी दोहराई जा रही है। कांग्रेस का अप्रोच कर्नाटक चुनाव के बाद बदला है। 2023 में कांग्रेस को जिन 3 राज्यों में चुनाव लड़ना है, वहां उसे गठबंधन की जरूरत नहीं है। एमपी में कांग्रेस को अकेले लड़ना है, राजस्थान में भी उसे अलायंस नहीं करना, और छत्तीसगढ़ में कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं। यानी कांग्रेस के पास बार्गेन करने के लिए टाइम है। चलिए वन बाय वन एक एक राज्य को समझते हैं। सबसे पहले उस राज्य का हिसाब किताब जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। कर्नाटक के बाद कांग्रेस के टारगेट पर सबसे पहले मध्य प्रदेश है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी से लड़ते लड़ते उसी की राह पर चल पड़े। कमलनाथ पूरे प्रदेश को अपनी हनुमान भक्ति दिखा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश को बचाने की बात शिवराज सिंह जी पिछले 4-5 महीने से घोषणा मशीन है। अब तो घोषणा मशीन तो अब तक चल रही है। 22,000 घोषणा करी है और 15 साल में 1500 घोटाले किए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एमपी का सर्वे बताया था और उसमें कांग्रेस को 150 सीटें दी थी। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। कांग्रेस का अपना सर्वे कल की बात हो गई। अब एमपी में कांग्रेस अपना नहीं आरएसएस का सर्वे दिखा रही है और खुद को जीतता हुआ बता रही है। कांग्रेस ने एमपी में जनवरी से अब तक 6 सर्वे होने का दावा किया है। कांग्रेस के मुताबिक आरएसएस के जनवरी के सर्वे में बीजेपी को 103 सीट मिलती दिख रही थी, जो फरवरी में घटकर 95 सीट हो गई। आरएसएस के मार्च के सर्वे में बीजेपी 15 सीट और नीचे पहुंच गई और 80 सीटों पर टिक गई। अप्रैल के सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 70 सीट मिलने का दावा किया गया। मई के सर्वे में बीजेपी को 65 और जून के सर्वे में 55 सीटें मिलने का दावा किया गया। आरएसएस के सर्वे के बारे में ये सारी बातें कांग्रेस ने बताई। बीजेपी के लिए यह हजम होने वाली बात नहीं कि आरएसएस चुनावी सर्वे भी करे और उसके बारे में कांग्रेस को बता दे। कांग्रेस की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो आरएसएस पर कोई टिप्पणी करे। आरएसएस राष्ट्रवादी वो संगठन है जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हजारों लाखों स्वयंसेवक दिन और रात लगकर सेवा कार्य में लगे हैं।
कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है। राहुल गांधी को 150 का मतलब भी नहीं मालूम होगा। मैं चुनौती देता हूं कि 1 से लेकर 150 तक की वो गिनती गिन ले। और उस व्यक्ति की आप क्यों बात कर रहे हो जो यहाँ पर तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी, और 7 समुंदर पार जाते हैं तो मुस्लिम लीग सेकुलर है इस बात को लेकर बातें करते हैं। कांग्रेस की टाइमलाइन पर इन दिनों फ्री बहुत दिख रहा है। कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली फ्री, राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री और छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी की योजना ही नहीं उठाई, मोदी का लाभार्थी शब्द भी उठा लिया। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना को गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम देकर लॉन्च कर दिया। सीधा 1140 रुपए से सिर्फ 500 रुपए कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। स्कीम भारत सरकार की, ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की है। उन्होंने शुरू करी है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना चालू करी। पर 400 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ते 1140 का हो गया। तो आप बताइए इतना महंगा सिलेंडर वो गरीब परिवार कैसे खरीद सकते हैं? स्कीम उनकी है। यही फर्क है बीजेपी के अंदर कांग्रेस के अंदर। हम उन्हीं स्कीमों को बंद नहीं करते हैं। ये उदाहरण है उज्ज्वला का, तो उनकी स्कीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं और वो जब सरकार में आते हैं तो हमारी रिफंड भी बंद कर दी। गहलोत का फॉर्मूला मोदी फॉर्मूले की ट्रू कॉपी है। गहलोत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, फायदा उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा। राजस्थान में 76 लाख उज्ज्वला लाभार्थी हैं, सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में जाएगा। हिंदी में एक कहावत होती, थोथा चना बाजे घना। क्योंकि आपने पिछले 4.5 साल तक जितने काम किए थे वो धरातल पर नहीं उतर पाए, लोगों की अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतर नहीं पाई, इसलिए यह घोषणाओं का झुंझुना बजा करके, बाजा बजा करके अब लोगों को एक बार फिर सम्मोहित करने का प्रयास अशोक गहलोत सरकार कर रही है। हिंदी में एक और कहावत होती है, दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। राजस्थान के किसान, राजस्थान के युवा, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी 2018 में इस तरह की घोषणाओं पर विश्वास करके अपना मुंह जला चुके हैं। अब की बार वो दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। राजस्थान में अशोक गहलोत को सत्ता में वापसी करनी है तो उनको बीजेपी से लड़ना होगा, लेकिन अभी तो गहलोत को सचिन पायलट ही सबसे बड़े चैलेंजर दिख रहे हैं। सचिन पायलट 11 जून को बड़ा सियासी कार्यक्रम करने वाले हैं। पायलट का रथ भी तैयार है। मारवाड़ से पायलट की रथ यात्रा निकलने वाली है। राजस्थान में 2 नई सियासी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक है प्रगतिशील कांग्रेस और दूसरी है राज जनसंघर्ष पार्टी। चर्चा है कि 11 जून को पायलट इनमें से किसी एक पार्टी को लॉन्च करने का ऐलान कर देंगे। मैं आपसे सुन रहा हूं तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। कैबिनेट में तो उनका नहीं जाएगा कि दिल्ली हमारा जो हाई कमांड है उनके पास पहले ही केस है और उस दिन हमने 90% जो बातें थी वो ख़त्म हो गई थी। 10% का भी कोई ऐसा मसला नहीं। और ये मेरा ख्याल कि आपकी और मीडिया में ज़्यादा बात है, ऐसी कोई बात नहीं। सर सुलह हो चुकी है या? बिल्कुल सुलह उस दिन पूरी हो गई थी और तभी तो वो बाहर इकट्ठे दोनों आए थे और वेणुगोपाल जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस साल चुनाव वाला एक और राज्य है छत्तीसगढ़, जहां विधानसभा की 90 सीटें हैं। कांग्रेस ने आज दावा कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ में 75 सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ में 75 सीटों वाला सर्वे कांग्रेस का अपना सर्वे है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 150 सीटें, राजस्थान की 200 सीटों में से 156 सीटें
और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 75 सीटें। उत्तर और मध्य भारत के तीनों चुनावी राज्यों में कांग्रेस कर्नाटक रिपीट करने का सपना देख रही है। टारगेट बहुत टफ है और कांग्रेस को जिस पार्टी से लड़ना है उसका चैलेंज उससे भी ज्यादा टफ है। बीजेपी ने डिसाइड किया है कि वो किसी भी राज्य में लूज मैच नहीं खेलेगी। जहां संभावना कम है वहां भी मोदी की पार्टी पूरा दम लगाएगी। बीजेपी नेशनल लेवल पर अलायंस पार्टनर तलाश रही है, लेकिन हरियाणा में उल्टी बयार बह रही है। पहलवानों के मुद्दे पर अलग लाइन लेने वाले दुष्यंत चौटाला के साथ तनातनी बढ़ी। विप्लव देव ने दुष्यंत चौटाला की उचाना सीट पर बीजेपी कैंडिडेट उतारने की बात कही तो दुष्यंत चौटाला ताव खा गया। किसी को जब लड़ाना चाहे इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते, तो चुनाव आएंगे जब की बातें हैं। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है। किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं। 24 में सीटों के लिहाज से यूपी के बाद जो एक राज्य सबसे अहम है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सर्वे बीजेपी और शिंदे सेना के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र के एक अखबार ने जो सर्वे कराया उसके मुताबिक अगर आज महाराष्ट्र में वोट पड़ जाए तो महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस प्लस राष्ट्रवादी कांग्रेस प्लस उद्धव शिवसेना, इन तीनों को मिलाकर 47.7% वोट मिलेंगे और भाजपा प्लस शिंदे की शिवसेना को 39.3% वोट मिलेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी 33.8% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन जाएगी, लेकिन शिंदे की शिवसेना सिर्फ 5.5% वोट ही पाएगी। इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस को 19.9%, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 15.3%, शिवसेना उद्धव गुट को 12.5% वोट मिल सकते हैं। महाराष्ट्र का ये सर्वे बीजेपी को एनडीए का दायरा बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है। आने वाले दिनों में राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री हो सकती है। जिस समय हमारी सरकार आई थी तो मैंने कहा था हम एफडीआई में महाराष्ट्र को वापस नंबर 1 पर ले जाएंगे। 5 साल जब मैं मुख्यमंत्री था तो महाराष्ट्र 1 नंबर पर था। उसके बाद हमारी सरकार गई तो गुजरात 1 नंबर पे आया, उसके बाद कर्नाटक 1 नंबर पे आया। लेकिन वापस हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद अभी आंकड़े घोषित हुए और महाराष्ट्र ही एफडीआई में नंबर 1 हुआ है। महाराष्ट्र में ये क्लियर हो चुका है कि शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राहुल गांधी की कांग्रेस मिलजुल कर लड़ेगी। शरद पवार मराठा पॉलिटिक्स में शिवाजी को ले आए हैं। आज अजित पवार ने दिल्ली भेजे जाने की चर्चा पर फुल स्टॉप लगा दिया। मैं एक दफा जाके आया हूँ 91 में। मेरे बारामती के कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों ने 3.5 लाख वोटों से मुझे वहाँ भेजा था, लेकिन वहाँ का सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा चलो अपने महाराष्ट्र में ही चलो और वापस। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। वो सब जिम्मेवारी मैंने मेरे बहन के ऊपर छोड़ी है। 24 में अब 6 महीने ही बचे हैं। आने वाली सर्दियों में चुनावी पारा चढ़ जाएगा। माहौल अभी से गर्म हो रहा है। समझिए कि टीमें मैदान में उतरने लगी हैं। टॉस बस होने ही वाला है। किसानों पर आज कहां बरसी पुलिस की लाठी, हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए इस ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।